बच्चों, अब हमारा जो नया टॉपिक आया वो क्या है कि कंप्यूटर की सीमाएं। कंप्यूटर की सीमाओं में क्या है कि बुद्धिहीनता। पहला ही शब्द आया कि नो IQ, बुद्धिहीनता। तो दूसरा क्या है, भावना रहित। तीसरा क्या है, आत्मरक्षा की कमी। और चौथा क्या है कि बहुप्रयोग। तो बच्चों, अब आई बात बुद्धिहीनता की कि बुद्धिहीनता क्या है। बुद्धिहीनता को समझने के लिए मैंने हमेशा एक पिक्चर का एग्जाम्पल देता हूँ। एक इंग्लिश की मूवी है हॉलीवुड की, रोबोट। विल स्मिथ इसमें हीरो है। तो उस फिल्म में एक दृश्य दिखाया गया था। उस दृश्य में क्या था कि रोबोटिक्स की दुनिया है। हर व्यक्ति जैसे अपने घरों में लोग कुत्ता पालते हैं, ऐसे लोगों का शौक था कि अपने अपने घरों में रोबोट रखना। रोबोट एज ए ह्यूमन काम करते थे। तो एक महिला अपनी बेटी के साथ में है और वह कार जो है पानी में गिर जाती है, ऊपर से खाई में गिर जाती है। वहीं एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसका रोबोट उसके साथ है। वो अपने रोबोट से कहता है कि जाओ और जो बच सके उसे बचा के लाओ। वो रोबोट उसके अंदर जाता है। अब वो अंदर जा करके कैलकुलेशन करता है। एक 80 साल की बुढ़िया साथ में है और एक 12 साल की बेटी है। वो कैलकुलेशन करता है कि किसको बचाना आसान होगा और वह उस 80 साल की बुढ़िया को बचा लेता है। बुढ़िया को बचाने की जो कैलकुलेशन निकल के आती है वो 51% होती है और बेटी को जो बचाने की थी वो 49%। अब ऐसी कंडीशन में अगर कोई मनुष्य होता, मानव होता, ह्यूमन होता, तो वो क्या कार्य करता? वह उस लड़की को बचाता। क्योंकि उस महिला ने तो अपनी जिंदगी जी चुकी, परंतु वो महिला भी चिल्लाती रही, परंतु उस रोबोट ने नहीं सुना। क्योंकि उसके मालिक ने जो दिया था कि जो बच सके उसे बचाना, तो वो वहाँ से उस महिला को उठा करके बाहर ले आता है और दोबारा जब जाता है तो लड़की तब तक मर चुकी होती है। तो मतलब ये है कि उसमें बुद्धिहीनता है, नो IQ। जो उसको निर्देश मिला है उसी को फॉलो करेगा। वह अपने बुद्धि विवेक से कोई भी कार्य नहीं करता है। यही कंप्यूटर की बुद्धिहीनता के रूप में जाना जाता है। भावना रहित। अब वो बेटी को बचाने जब गया, अगर कोई भावनात्मक व्यक्ति होता तो वो देखता कि ये छोटी बच्ची है, इसको बचाए। अब उसी पिक्चर में एक चीज दिखाई कि वो रोबोट से उसने कहा कि पैर दबाओ। वो पैर दबाना शुरू कर दिया। जिस स्पीड से दबा रहा, अब हम कोई पैर दबा रहे होते तो इस बात का ध्यान रखते कि अब वो मालिक जो है, मालिक को अटैक आ गया, उसके बाद भी वो पैर दबाता रहा। मालिक मर गया और वो पैर ही दबाता रहा, क्योंकि उसमें भावनाएं है ही नहीं, संवेदना है ही नहीं, वो किसी चीज़ को समझ ही नहीं सकता। इसी तरीके से आत्मरक्षा की कमी। कंप्यूटर अगर निर्देश नहीं मिला है, रखा हुआ है, रोबोट खड़ा है, कोई डंडे मारता रहे, तोड़ डाले, जब तक उसको निर्देश नहीं मिलेगा तब तक वो कोई कार्य नहीं करेगा। तो खुद में वह अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकता जब तक कि उसे कोई निर्देश ना दिया जाए। बहुप्रयोग, ये भी इसका एक सीमा है कि इसका प्रयोग कई चीज़ों में किया जा सकता है, तो कंप्यूटर पे लोड भी ज़्यादा आ जाता है। परंतु एक ये है कि बहुप्रयोग होने की वजह से कंप्यूटर बहुप्रयोग एक लिमिट तक ही काम करता है। कंप्यूटर में आप जितने निर्देश दे देंगे उतना ही काम करेगा, उसके आगे का कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर व्यवस्था के मूल तत्व। कंप्यूटर व्यवस्था के जो मूल तत्व हैं उनमें पहला हमारा आता है हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरे नंबर पे हमारा डेटा आता है और चौथे नंबर पर व्यक्ति या यूजर आता है और पांचवें नंबर पर विधियां या गाइडलाइन आते हैं। अब सबसे पहली बात आई हार्डवेयर। हार्डवेयर हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि हार्डवेयर क्या व्यवस्था होती है। हार्डवेयर वह व्यवस्था है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जो फिजिकली है, जो भौतिक रूप से हमारे सामने उपस्थित है, वह है हमारा सब क्या है कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर
वह प्रोग्राम है जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। डाटा क्या है कि डाटा जो हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए, उसके बाद जो उसने कार्य करके हमको दिया है, जो चीज़ उसके अंदर संग्रहित है, जो उसके अंदर स्टोर है, वह सब हमारा डेटा के अंतर्गत आता है। उसके बाद व्यक्ति या यूज़र, जो व्यक्ति उस पर कार्य कर रहा है, वह व्यक्ति भी कंप्यूटर का ही एक हिस्सा है, क्योंकि बिना उसके कंप्यूटर चलना नहीं है। तो पूरा सिस्टम तभी तैयार होता है जब व्यक्ति या यूजर भी उसके साथ रहा हो। विधियाँ तथा गाइडलाइन, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर को टर्न ऑफ टर्न ऑन करना, ये सारी चीज़ों का एक गाइडलाइन होती है, एक तरीका होता है, उसी के अनुसार इसको किया जाता है। इसकी विधियाँ भी होती हैं और उसको उपयोग करने का गाइडलाइन होता है। जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, जिसने VLC कभी चलाया नहीं, उससे कहोगे VLC चला तो क्या चला पाएगा? नहीं चला पाएगा, क्योंकि उसको उसकी विधि पता ही नहीं है, उसकी गाइडलाइन उसके पास है ही नहीं। नेक्स्ट है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जो है वो IPO चक्र पर आधारित होती है। IPO चक्र क्या होता है? IPO चक्र जो है वो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसमें क्या है, एक तरफ इनपुट है, अब फिर कंप्यूटर है और कंप्यूटर प्रिंटर है। जैसे कि आप यहाँ पर प्रिंट करने का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इनपुट किया कुछ भी आपने, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया और उसके बाद उसका प्रिंट आउट आपको दे दिया। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम लोग मिक्सी है, मिक्सी के अंदर चटनी बनाते हैं, सॉस बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं? पहले डेटा इनपुट कराया, मतलब उसके अंदर हमने धनिया रखा, मिर्च रखी, जो भी कुछ हमें चटनी में स्वाद चाहिए उसके अनुसार हमने चीज़ें रखी। उसके बाद उसको प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद फिर हमको वो है आउटपुट के रूप में एक मिक्सर मिल जाता है, जिसे हम चटनी बोलते हैं। इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में भी होता है। क्या है कि सबसे पहले इनपुट कराते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद हमको आउटपुट प्राप्त होता है। इसी तरीके से कंप्यूटर का रेखा चित्र। अब कंप्यूटर का रेखा चित्र क्या है कि कंप्यूटर में एक इनपुट यूनिट होती है। इनपुट यूनिट में आपकी कीबोर्ड, माउस, ये सब चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद आपका एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जिसमें आपका CPU और ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड कंप्यूटर यूनिट, कंप्यूट यूनिट, ये दोनों यूनिट मिलकर के आपका आंतरिक मेमोरी या इंटरनल मेमोरी ऑफ CPU कहलाती है। फिर स्टोरेज यूनिट, अगर उसको हम स्टोर करना चाहें तो स्टोर करते हैं, तो वो स्टोरेज यूनिट में है। और फिर उसके बाद जो CPU है, जो प्रोसेस होकर के डेटा गया है, उसका अगर हम आउटपुट लेना चाहें तो उसको आउटपुट ले सकते हैं। प्रिंट है, स्क्रीन है या डिस्प्ले करा करके हम उसको ले सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर आया है स्टोरेज यूनिट में दो चीज़ें हैं, प्राथमिक यूनिट है और द्वितीयक स्मृति है। प्राथमिक स्मृति और द्वितीयक स्मृति अभी हम आगे आपको डिफाइन कर देंगे। एक बात और याद रखिएगा कि ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और जो हमारी स्टोरेज यूनिट है, इसके बीच में डेटा का आदान प्रदान जो है वो बसों के द्वारा होता है। इसको भी आगे हम आपको अभी बताने वाले हैं। सबसे पहले कंप्यूटर के प्रमुख भाग एवं गुण। सबसे पहले कंप्यूटर का क्या है? इनपुट यूनिट, दूसरे नंबर पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरे नंबर पर आउटपुट यूनिट। तो सबसे पहले इनपुट यूनिट में जाते हैं। इनपुट यूनिट में आपका आता है क्या है? कीबोर्ड आता है। क्या आता है? कीबोर्ड। और कीबोर्ड के बाद आता है माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, स्कैनर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, बार कोड रीडर और वेब कैमरा। आप लोगों ने कीबोर्ड, आप लोग सब लोग देखते ही हैं, फिर मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पास भी यहाँ कीबोर्ड है, इसको कीबोर्ड बोलते हैं। इसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं और इसमें आपके फंक्शनल की भी होती हैं, इसमें आपके अल्फ़ाबेटिकल की भी होती हैं और इन सभी को मिलाकर के आपका एक कीबोर्ड तैयार होता है। लगभग इसमें 105 106 की होती हैं। माउस आप लोगों ने देखा ही है, माउस के दर्शन करा तो ये माउस है आपका। अब इस माउस में जरा ध्यान से देखिएगा, इस माउस में ये लेफ्ट क्लिक है, ये राइट क्लिक है और ये ट्रेस करने के लिए ऊपर नीचे के लिए ट्रेस बॉल भी है। तो इस तरीके से ये ऑप्टिकल माउस है। माउस दो तरीके के होते हैं, एक ट्रैक बॉल पे होता है, एक ऑप्टिकल माउस पे होता है। दोनों में से आपके
यहाँ पर जो रखा हुआ है वो आपका ऑप्टिकल माउस रखा हुआ है। ये इनपुट का काम कराता है, इसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, कट कॉपी पेस्ट सबके लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर आते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आप लोगों ने देखा होगा, गेम खेलने के लिए मेनली यूज किया जाता है। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल भी एक तरीके से आपका पैड पे लगी हुई बॉल होती है जिसको आप रोल करते हैं और आपका माउस काम करता है। लाइट पेन, लाइट पेन आपका यही स्क्रीन है, इस पर लाइट पेन आपका चल जाता है। लाइट पेन कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद आ गया आप स्कैनर। स्कैनर आप लोग देखते हैं प्रिंटर की तरह ही एक युक्ति होती है जिसके द्वारा आप कंप्यूटर के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को इमेज में ले सकते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर आपका जो है वो क्या है कि आई स्कैन और इन सब चीज़ों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बारकोड रीडर, बारकोड रीडर आप लोगों ने देखे होंगे, जब दुकान पर हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसमें एक बारकोड लगा रहता है। इसमें नहीं दिया है बारकोड। तो बारकोड क्या काम करता है? बारकोड आपने देखा होगा, मॉल्स में कुछ खरीदने जाते हो तो वो उनके हाथ में रहता है और वो बारकोड जब स्कैन करते हैं तो ऑटोमेटिकली डेटा इनपुट होकर के आपका उसके रेट अपने आप उसमें प्रिंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद वेब कैमरा। वेब कैमरा आप लोग जानते हैं, जो कैमरे जिससे कि हम यही वीडियो बना रहे हैं, ये भी एक वेब कैमरा है। इस तरीके से कैमरों का यूज किया जाता है, वह भी इनपुट का कार्य करते हैं। फिर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आपकी दो तरीके की है, एक अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और दूसरी कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ये है कि गणितीय संक्रियाएं जो हम करते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमारी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का उपयोग होता है, और जबकि दूसरे नंबर पे हमारी कंट्रोल यूनिट, ये हमारे जो प्रोसेसिंग है उसको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट अथवा स्मृति, जिसको हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एक प्राथमिक मेमोरी होती है, एक द्वितीयक मेमोरी होती है। और प्राथमिक मेमोरी में आपका जो है वो रैम है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये अस्थायी रूप से डाटा को संग्रहित करती है। और रोम जो है इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऐसी स्मृति है जिसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है, अर्थात रूम में संग्रहित डाटा को प्राप्त किया जा सकता है किंतु उसे नष्ट अथवा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा रैम। रैम क्या है कि जब हम कंप्यूटर में प्रोसेस कर रहे होते हैं तो बसों के द्वारा डेटा जो है वो स्टोरेज डिवाइस, जैसे हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क से ला करके आपका प्रोसेसर को दिया जाता है। प्रोसेसर उस पर प्रोसेसिंग करता है, तो प्रोसेसर के पास वो डेटा जो है कहाँ रखा, प्रोसेसर डेटा को कहीं रखता होगा तभी तो प्रोसेस करेगा। जैसे स्कूल में बच्चे बुलाए, क्लास नहीं है तो फिर कहाँ पढ़ाएंगे। तो इसी तरीके से डेटा आता है, एक व्यवस्थित जगह रैम होती है, वहाँ रखा रहता है, अस्थायी रूप से रखा रहता है और वहीं पर उसको वो प्रोसेस करता है। रोम क्या है आप लोगों ने देखी होंगी, आजकल इलेक्ट्रॉनिक चिप्स चल रही हैं, तो वो चिप जो है जो जैसे कि आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन जैसे कि वाशिंग मशीन इन सबको देखा होगा, इन सब में इन्हीं की प्रोग्रामिंग रहती है, रोम होती है। परंतु इसमें ये है कि इसमें जो है डाटा वो स्थायी रूप से रहता है, उसको नष्ट और परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। द्वितीयक मेमोरी, इसमें डाटा स्थायी तौर पर संग्रहित किया जा सकता है। कंप्यूटर बंद या कंप्यूटर फेल हो जाने पर इसे संग्रहित डाटा नष्ट नहीं होता है। इनके जो एग्जाम्पल है वो क्या है, चुंबकीय टेप है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है और मेमोरी कार्ड है। ठीक है, आप चुंबकीय टेप पहले चलते थे, अब तो नहीं चलते हैं, जिनको सीडी बोलते थे, वो कैसेट्स। फिर फ्लॉपी डिस्क का ज़माना आया, सीडी का। अब आप उसके बाद हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क के साथ एक पेन ड्राइव आती है। तो आज की डेट में लोग ना चुंबकीय टेप ना फ्लॉपी डिस्क, ज़्यादातर पेन ड्राइव का यूज करते हैं। हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर होती है जो डेटा को स्थायी रूप से अपने पास स्टोर रखती है। मेमोरी कार्ड, मोबाइल्स में आपके मेमोरी कार्ड्स लगते हैं जो आपके मोबाइल की या कैमरा की संग्रहण क्षमता को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। उसके बाद आउटपुट इकाई। आउटपुट इकाई में क्या है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है और उसके बाद स्पीकर है। तो मॉनिटर क्या काम करता है, आपको जो कंप्यूटर के अंदर आपको कोई चीज़ देखनी है तो उसके लिए आउटपुट का काम करता है, पर्दे का काम करता है और पर्दे पर चीज़ें वो दिख जाती है। प्रिंटर आपका उस पर जो भी आउटपुट लेना है उसका आउटपुट
प्लॉटर आप लोगों ने देखोगे बड़ी बड़ी जो होर्डिंग्स बनती हैं चुनाव के वक्त पर, आपने देखी होगी बड़े बड़े बैनर बनते हैं, उन सब के काम आता है। स्पीकर, जिससे कि हम अपने गाना वाना जो आप लोग सुनते ही हो, म्यूजिक सुनते हैं, तो उसमें क्या है कि अगर स्पीकर नहीं होगा तो हमको सुनाई नहीं देगा, तो स्पीकर के द्वारा हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है। एक चीज़ यहाँ पे और समझ लीजिए, इनपुट डिवाइसेस ध्यान से समझो तो कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड, इस माउस के सामने हम घंटों बैठे रहे, ये हमें कोई भी चीज़ आउटपुट के रूप में नहीं देगा। इससे हमें एक फ़ोटो दे दो, ये फ़ोटो नहीं दे सकता, फ़ोटो दिखा दो, वो फ़ोटो भी नहीं दिखा सकता। अच्छा, उसको किसी उसकी आवाज़ सुनवा दो, ये आवाज़ भी नहीं सुनवा सकता, क्योंकि ये इनपुट डिवाइस है, ये कोई कार्य वही नहीं कर सकता जिसके द्वारा हमारा आउटपुट प्राप्त होता हो। तो इस तरीके से आउटपुट जो है, अब हम प्रिंटर के सामने बैठ करके कितनी भी कोशिश करेंगे डेटा अंदर भेज तो नहीं भेजेगा। स्पीकर पे खड़े होकर के हम कितना भी चिल्लाएं, परंतु स्पीकर किसी भी प्रकार हमारी आवाज़ को कंप्यूटर के अंदर नहीं भेजेगा, जबकि माइक्रोफोन भेज देगा आवाज़ को। परंतु माइक्रोफोन से हम कितना भी कहें कि एक बार भैया तुम गाना सुनवा दो, वो नहीं सुनवाएगा, क्योंकि वह इनपुट डिवाइस है और ये स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इसी के साथ आपका आखिरी टॉपिक है बस सिस्टम। बस का निर्माण अनेक युक्तियों, सर्किटों, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर का निर्माण अनेक युक्तियों, सर्किटों तथा अन्य प्रकार के यांत्रिक पार्टों से मिलकर के होता है। इन भागों के मध्य डाटा सिग्नलों का आवागमन होता है। इन सिग्नलों के संचरण के लिए कंप्यूटर में वह सिस्टम व्यवस्थित किया जाता है। आप लोगों ने ध्यान से एक चीज़ देखी होगी, अभी हमने आपको पहले बताया कि जो आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट थी और जो स्टोरेज थी, उसके बीच में डेटा का आदान प्रदान जो कर रहे थे वो बस कर रहे थे। ये बस क्या है, जैसे कि जनरल आप किसी स्थान से दूसरे स्थान तक अगर जा रहे हो तो बसेस से ही तो जाते हो, तो वो बस यहाँ पर भी है कि हमारा डेटा जो है स्टोरेज किस में है, डेटा स्टोरेज है हमारा स्टोरेज डिवाइस में, और हमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को उसकी ज़रूरत है, तो वो वहाँ से डेटा को ला करके यहाँ देता है और उसके बाद डेटा पे प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद आपको आउटपुट प्राप्त होता है। डेटा, अब ये इस तरीके की बसें होती हैं, एक तो डेटा बसेस होती हैं जो डेटा लाने का काम करती हैं, कंट्रोल बसेस। ये कंट्रोल बसेस कौन सी होती हैं, जो डेटा, भाई हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके इंस्ट्रक्शंस भी तो होंगे, उन इंस्ट्रक्शंस को अपने अंदर स्टोर करके रखती हैं, वो कंट्रोल बसेस कहलाती हैं। एड्रेस बसेस, जब हम डेटा की कॉल करते हैं, जब कोई काम कर रहे हैं तो प्रोसेसर ने जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको कॉल किया तो उसका एड्रेस वहाँ पहले से ही स्टोर रहता है इस एड्रेस बसेस के पास। एड्रेस बसेस से ही वह डेटा बसेस को मिलता है और डेटा बसेस वहाँ से ला करके डेटा को प्रोसेसर को देती है। तो बच्चों, ये तो आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। उसके बाद कुछ विस्तृत टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लें। अभी अपना कंप्यूटर सिस्टम से आप क्या समझते हैं, इस व्यवस्था के मूल तत्वों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अभी आपको हमने ये सब बताए थे, मूल तत्व आपको हमने बता ही दिए थे, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा कंप्यूटर क्या है, इसके प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए। डेटा से आप क्या समझते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग होने वाले डेटा का वर्गीकरण कीजिए। प्रत्येक प्रकार के डेटा का उदाहरण भी दीजिए। नेक्स्ट है आपका ये कंप्यूटर का रेखा चित्र बनाइए। अभी आपको हमने रेखा चित्र दिखाया, रेखा चित्र के प्रत्येक भाग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, वो भी आपको बताया है, आप उसको कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की स्मृति इकाई का विस्तृत वर्णन कीजिए। अब स्मृति इकाई अभी आपकी हमने प्राथमिक और द्वितीय की मेमोरी बताई थी, उनका इसमें वर्णन आपको करना है। इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, इन्हें कौन कौन सी श्रेणी में बांटा जा सकता है। तो इनपुट डिवाइसेस आप लोगों ने अभी पढ़ी, माउस है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, तो इस तरीके से होती हैं और उनको आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। धन्यवाद। आज का लेक्चर यहीं पर आपका संपन्न होता है। अगले लेक्चर में हम आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके लिए धन्यवाद।